Hello, Assalamu alaikum. I'm your general science teacher, Miss Aisha, and today we are going to discuss topics related to chapter number 1 and chapter number 9. And in this topic, we are going to discuss about the handling of data, formation of graph, and doing the scientific investigation. And then we are going to discuss about the solar system and the sun. फर्स्ट हम लोगों ने जो पिछले लेक्चर्स थे उसमें हम लोगों ने डेटा की कलेक्शन के रिलेटेड बात की थी, किस तरह से 5 सेंसेस को यूज़ करते हैं, आप फिजिकल ऑपरेटर्स को यूज़ करते हुए आप ऑब्जर्वेशन को नोट डाउन करते हैं। आज जो है हम लोग डिस्कस करेंगे कि उस डेटा के जो आप लोगों ने कलेक्शन की है आप किस तरह से उसकी ऑर्गेनाइजेशन करते हैं और वो इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। डेटा ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहले जो डेटा है इज़ अ साइंटिफिक इंफॉर्मेशन दैट इज़ गैदर्ड थ्रू द टूल्स और फ्रॉम द एक्सपेरिमेंटेशन और द इन्वायरमेंट। इसमें हमारे पास डेटा ऑर्गेनाइजेशन में हम लोगों ने जो टूल्स आमतौर पे यूज़ किए थे वो हम लोगों ने फिजिकल बैलेंसेस को आप यूज़ कर सकते हैं, स्टॉप वॉचेस को यूज़ कर सकते हैं, मेजरिंग टेप्स को यूज़ कर सकते हैं, मेजरिंग सिलेंडर्स आपके पास मौजूद है, डिफरेंट गैजेट्स मौजूद हैं जिसमें आप प्रेशर्स वगैरह को भी नोट डाउन कर सकते हैं। उसके नतीजे में जो आपको स्पेसिफिक डाटा रिसीव करते हैं, चाहे वो क्वान्टिटेटिव ऑब्जर्वेशन हो चाहे वो क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन हो, उसको हम लोग जो आपकी वो ऑब्जर्वेशन है उनके लिए जो वर्ड हम यूज़ करते हैं वो डाटा है। Data important है for the formulation and the analysis of the data which is gathered by the physical tools and senses. Definitely आप जब तक डाटा को ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे आप उसके बेसिस पे किसी किस्म की हाइपोथेसिस या फाइनल जजमेंट तक नहीं पहुंच सकते। सो इट्स इम्पोर्टेंट कि आप डाटा को ऑर्गेनाइज करें और उसके बेसिस पे आप डाटा के जजमेंट करते हैं और उसकी कंपैरिजन करते हैं और हाइपोथेसिस को जज करते हैं कि हाइपोथेसिस किस हद तक ठीक है और किस हद तक गलत है। With the help of the variable and control result can be predicted। वेरिएबल्स जो है वो आपके पास एक्सपेरिमेंट के अंदर मौजूद है। आपके पास जैसे फॉर एग्जांपल सोलबिलिटी के टॉपिक को आज हम इन्वेस्टिगेशन के टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे। तो ऐसी कंडीशन में जो आपके पास वेरिएबल है वो आपके पास वाटर आएगा, आपके पास शुगर क्वांटिटी है, आपके पास हीट जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं, आप कितना टाइम पे इसको स्टर कर रहे हैं, वो तमाम तरह आपके पास वेरिएबल्स हैं और उसके बेसिस पे आप जो है रिजल्ट्स को प्रिडिक्ट करते हैं। क्वालिटी ऑफ द एक्सपेरिमेंट्स कैन बी डिटर्मिन थ्रू इट। डेफिनेटली आपका डाटा जितना प्रिसाइज होगा और डाटा के बेसिस पे ही आपके एक्सपेरिमेंट को जो है वो जज किया जाता है कि एक्सपेरिमेंट कितना जो है वो रिलायबल है, आप उस पर कितना भरोसा कर सकते हैं और साथ में आपकी हाइपोथेसिस आया ट्रू है या फॉल्स है या इसके बेसिस पे न्यू हाइपोथेसिस को आया डिज़ाइन किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा के लिए हम लोग आमतौर पे टेबल्स, ग्राफ्स एंड चार्ट्स को यूज़ करते हैं सो दैट द लॉजिकल एंड द स्टैटिकल कंक्लूजन कैन बी ड्राइव फ्रॉम द कलेक्टेबल मेजरमेंट्स। डाटा को रिप्रेजेंट करने के हमारे पास आमतौर पे 3 मेथड्स हैं। फर्स्ट इज़ अ टेक्सचुअल, सेकंड इज़ अ टेबुलर, थर्ड इज़ अ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा में जो टेक्सचुअल के पास मेजरमेंट्स हैं उसमें आप लोग आमतौर पे अरेंजमेंट ऑफ वैल्यूज़ हैं फ्रॉम द लोएस्ट टू हाईएस्ट, स्टेम टू लीफ प्लॉट आप इसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं। टेबुलर में मेथड में आपके पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हैं जो आपको मैथ में सिखाए जाते हैं और जिसके बेसिस पे आप आमतौर पे टेबल की फॉर्मुलेशन करते हैं। आप उसके बीच में गैप्स को सिलेक्ट करते हैं, फिर उसके अंदर गैप्स में मौजूद जो वेराइटीज़ हैं ये डाटा है आप उसको, ये ऑर्गेनिजम्स हैं, आप उसको काउंट डाउन करते हैं। ग्राफिकल मेथड्स में आमतौर पर पाई चार्ट, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगन, पाई चार्ट्स और आप वैल्यूज़ को आमतौर पे यूज़ किया जाता है जो कि आमतौर पे पिक्चर प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा है। जो टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन है द डाटा विच इज़ गैदर्ड then they are presented in the paragraph form. Data can be written or read. It is a combination of the text and figures. For example आपके पास यहाँ जो एग्जाम्पल डिस्कस किए हुए कि आपके पास के 150 सैम्पल्स इंटरव्यूड किए गए हैं, 27 जो है वो लैक ऑफ एबिलिटी ऑफ लाइब्रेरी है, 25% डर्टी प्ले ग्राउंड की वजह से, 24 द लैक ऑफ लेबोरेटरी इक्विपमेंट है, 17 जो है वो हमारे पास आर नॉट फॉर द वेल मेंटेन यूनिवर्सिटी बिल्डिंग्स है। यानी कि कंप्लेंट्स को आमतौर पे आप लोगों ने जो डाटा को रिसीव किया वो इन द फॉर्म ऑफ पैराग्राफ्स आमतौर पे यूज़ करते हैं और इसी तरह से इनको डिफरेंट न्यूज़ में पब्लिश कर दिया जाता है।
जो सेकंड हम लोगों ने कहा था टेबुलर प्रेजेंटेशन में आमतौर पे आपके इसके लिए जो टूल सेलेक्ट करते हैं उसमें आपके पास मेन हेडिंग जिसको हम टेबल हेडिंग जनरेट करते हैं, आप इसके लिए कॉलम सेलेक्ट करते हैं, आप इसके लिए रोज सेलेक्ट करते हैं, कॉलम्स एंड रोज को रिप्रेजेंट करने के लिए आप क्लासिफिकेशन करते हैं स्टेप्स की, आप फुट नोट्स ऐड करते हैं, एंड में उसके आप उसके एनालिसिस के लिए लिखते हैं, साथ में आपने सोर्सेस के लिए कौन कौन से फार्मूले यूज़ किए आप उन सबको टेबुलर प्रेजेंटेशन में आमतौर पे डिस्क्राइब करते हैं। टेबुलर प्रेजेंटेशन आमतौर पे आपकी बुक में जो डिस्कस की हुई है उसमें आपके पास टेम्परेचर मेंटेन की गई है डिफरेंट टाइमिंग पे, आपके पास के किस टाइम पे कितने क्लाउड की अमाउंट मौजूद थी, उस वक्त रूम का टेम्परेचर हमारे पास कितना था। लेकिन इस में आपके पास टाइमिंग के अलावा आप आराम से आपके पास तमाम तर इंफॉर्मेशन मौजूद होती है, आप भी किसी भी जगह पर मौजूद डाटा के बीच में आमतौर पर कंपैरिजन कर सकते हैं। अदरवाइज टेबुलर प्रेजेंटेशन इज़ अ वे मच डिटेल फॉर्म होती है डाटा को रिप्रेजेंटेशन के लिए, लेकिन टेक्सचुअल डाटा की निस्बत इसके अंदर प्रिसाइज वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं। जबकि ग्राफिकल मेथड में आमतौर पे हमारे पास इतनी ज़्यादा वेल एक्सप्लेनेशन नहीं होती, लेकिन ये ग्राफिकल मेथड हमारे पास वे मच मोर एट्रैक्टिव मेथड है एज़ कम्पेयर टू टेबुलर प्रेजेंटेशन। टेबुलर प्रेजेंटेशन आमतौर पे बोरिंग जो प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा कंसिडर किया जाता है। बार ग्राफ यूज टू शो द रिलेशनशिप और कंपेरिजन बिटवीन द डिफरेंट ग्रुप्स। डेफिनेटली अगर आप मेल फीमेल और चाइल्ड के बीच में आप अगर नॉलेज के करेक्टरिस्टिक को आप देख रहे हैं या ग्रोथ के फैक्टरिस्टिक को आप देख रहे हैं तो डेफिनेटली कंपैरिजन करना आपके लिए बार ग्राफ में ज़्यादा इजी हो जाता है। पाई और सर्कुलर ग्राफ शो द परसेंटेजेस इफेक्टिवली इन अ पॉपुलेशन। आपने किसी भी करेक्टरिस्टिक को जज किया है तो डेफिनेटली आप के पास डिफरेंट वैरायटीज़ आएंगी या व्यूज़ आएंगी, या उसके बेसिस पे आप उसके परसेंटेजेस निकालते हैं और पाई ग्राफ को आमतौर पे जनरेट किया जाता है। लाइन ग्राफ मोस्ट यूजफुल इन डिस्प्लेइंग द डाटा फ्रॉम द चेंजेस कॉन्टिन्यूसली ओवर टाइम। फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास क्रिकेट में आपके पास टाइम के हर एक टाइम और ओवर के साथ उसके डेफिनेटली रन जो है वो कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रहा होता है, तो उसके लिए आमतौर पे लाइन ग्राफ आमतौर पे यूज़ किया जाता है। जब पेक्टोग्राफ जिसके लिए पेक्टोग्राम भी यूज़ करते हैं, यूजली स्मॉल आइडेंटिकल और फिगर्स ऑफ ऑब्जेक्ट कॉल्ड द आइसोटोप्स इन मेकिंग द कंपैरिजन। उसमें आप पिक्चर्स को यूज़ करते हैं आप उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए। बार ग्राफ में आपके बुक में जो डिस्कस किए गए उसमें आपके पास एक साइड पे आपके पास वैल्यूज़ में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को, जबकि सेकंड साइड पे आपके पास हाइट ऑफ द स्टूडेंट्स इन सेंटीमीटर क्यूब्स को डिस्क्राइब किया गया है। रिजल्ट आर प्रेजेंटेड इन द पिक्चर फॉर्म इंटरेस्टिंग अलॉन्ग विद द ईज ऑफ कंपैरिजन अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज शोज। इस व्हाट इज शोज में आप ये आसानी से कंपैरिजन कर सकते हैं कि कितने इंचेस वाले पॉपुलेशन में हमारे पास पॉपुलेशन में अमाउंट जो है वो कांस्टेंट है। फॉर एग्जांपल 152, 154, 155, 156 और 158 के अलावा 162 जो है उसमें हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो हमारे पास सेम है। इजीली कंपैरिजन मेथड है आपके पास बार ग्राफ के लिए। पाई ग्राफ प्रेजेंटेशन में आपके पास 360 डिग्री एंगल यूज़ किया जाता है। पिक्चर डिस्क्रिप्शन है स्लाइस साइज प्रेजेंटेशन द प्रोपोर्शन ऑफ द न्यूमेरिकल डाटा। जो सा न्यूमेरिकल डाटा जितना ज़्यादा होगा पाई चार्ट में उसका उतना ही परसेंटेज वैल्यू ज़्यादा होगी। मिसाल के तौर पे जो ऑरेंज वाला पोर्शन है वो एज़ कम्पेयर टू रेड, और रेड वाला पोर्शन एज़ कम्पेयर टू मेहरून हमारे पास थोड़ा सा ज़्यादा है, जो कि इसका मतलब है कि जो हमारे पास ऑरेंज पोर्शन है वो हमारे पास 50% ऑफ द पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि आपकी बुक में सीजन की सिलेक्शन के बेसिस पे कि कितने परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो हमारे पास विंटर, ऑटम और आपके पास डेफिनेटली विंटर और समर को सिलेक्ट करती है। परसेंटेज को फाइंड आउट करने के लिए हम जो फार्मूला यूज़ करते हैं, परसेंटेज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट लाइक द सीजन डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। आपकी बुक में आपके पास जो टोटल नंबर है वो आपके पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपके पास 40 हैं। अगर आपसे कोई पूछ ले कि 50% में आपके पास कितने स्टूडेंट्स जो है वो विंटर को लाइक करते हैं या समर को लाइक करते हैं, तो आप डेफिनेटली इस परसेंटेज के फार्मूले को आमतौर पे यूज़ कर सकते हैं। परसेंटेज के फार्मूले को यूज़ करते हुए चूँकि आप नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को कैलकुलेट कर रहे हैं और वो डिवाइड हो रहा है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो कि आपके पास आमतौर पे 40 है, आपके पास परसेंटेज अगर आपने 50 वाले को सिलेक्ट किया हुआ है परसेंटेज वाले की वैल्यू को, डेफिनेटली आपके पास ये जो 40 की वैल्यू है उधर जाके हमारे पास आमतौर पे
जो कि आप नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स को कैलकुलेट कर रहे हैं, तो वो टोटल नंबर ऑफ़ जो वैल्यू है वो उधर जाके उसके साथ 100 उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और डिवाइडेड बाय आपके पास जो परसेंटेज भी आपके पास वैल्यू आ जाएगी। तो इसके मतलब आप इस परसेंटेज के वैल्यू के फार्मूले को यूज़ करते हुए आमतौर पे आम पॉपुलेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि आमतौर पे आपके पास 20 आएगी। लाइन ग्राफ में पिक्चर डिस्क्रिप्शन ऑफ द रिजल्ट है, मेजर द वैल्यूज इन बिटवीन इवन दे आर डेट आर नॉट कैलकुलेटेड। फॉर एग्जांपल आपने वैल्यू जो है वो 60 पे कैलकुलेट की, 60 पे आपके पास जो है आपके पास टेम्परेचर है वो आप ये कह सकते हैं कि आपने कितना टाइम गुजारा, तो आपने करके जैसे आप मेजरमेंट कर रहे थे तो स्टॉप वॉच शुरू करते हुए जो आपके पास कप का टेम्परेचर था वो 60 था, फिर आपने 3 मिनट के बाद नोट किया 3 मिनट पे आपके पास उसका टेम्परेचर जो है वो आपके पास ऑलमोस्ट 25 के करीब था। उसके बाद 7 मिनट गुजर जाने के बाद वो 20 हो गया और उसके बाद 10 मिनट गुजर जाने के बाद भी 20 हो गया। लेकिन लाइन ग्राफ के नतीजे में आप जो इन बिटवीन वैल्यूज़ हैं उनको भी कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जब आप 1 की कैलकुलेशन यानी कि 1 मिनट गुजरेगा तो आपके पास क्या वैल्यू होगी, आप इन दोनों वैल्यूज़ को जब आपके पास वैल्यू नंबर 1 और 2 को आपस में मर्ज करते हैं तो ये थर्ड वाली को आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 40 वाले पे आपके पास जो 40 सेंटीग्रेड पे आपके पास था जब आपके पास 1 मिनट गुजरा। इसी तरह से अगर कोई पूछ लेता है कि आपके पास 5 मिनट गुजर जाने के बाद टेम्परेचर कितना था, तो आप ये इन बिटवीन वैल्यू जो है वो 20 जो कि 20 है वो आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ये आपको पूछ लेते हैं कि 9 मिनट्स गुजर जाने के बाद आपके पास क्या वैल्यूज़ थी, चूँकि आपने एक कैलकुलेशन 7 और 10 के बीच में की थी तो 9th वाली कैलकुलेशन आपने की ही नहीं, तो ये वैल्यूज़ जो है वो उन वैल्यूज़ को जो कि आपने इवन कैलकुलेट नहीं की हुई उनकी वैल्यू को डिटरमिन करने के लिए भी यूज़ किया जाता है, जो कि आपके पास 20 सेंटीग्रेड आ जाएगा। डूइंग अ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन में हमेशा याद रखिएगा कभी भी आप अपने इन्फ्लुएंसेस को यूज़ नहीं करते, यानी कि आप मनपसंद रिजल्ट लेकर आने के लिए जो वेरिएबल्स हैं उसको आप आमतौर पे चेंज नहीं कर सकते। वैरायटी ऑफ के जो केमिकल्स आपके पास मौजूद हैं आप उनको चेंज नहीं कर सकते। आप एक्सपेरिमेंट के दौरान में एक चीज़ को अगर आप जज कर रहे हैं तो आप उसी को ही चेंज करेंगे, बाकी चीज़ों को आप चेंज नहीं करेंगे। और इसके लिए आपके पास जब भी आप डूइंग इन्वेस्टिगेशन करेंगे, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, आपके 3 स्टेप्स इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। नंबर 1 आपके पास प्रिपरेशन, नंबर 2 कैरिंग आउट द इन्वेस्टिगेशन, एंड थर्ड आपके पास इन्वेस्टिगेशन के नतीजे में आपके पास क्या रिजल्ट आया और उस रिजल्ट के एनालिसिस और उसकी रिपोर्टिंग का क्वेश्चन आएगा। प्रिपरेशन में आपके पास राइट डाउन व्हाट विल हैपन, यानी कि आपने हाइपोथेसिस को लिखना है। फॉर एग्जांपल इस एक्सपेरिमेंटेशन में हम कहते हैं हीट के इम्पैक्ट को हमने चेक करना है कि हीट को अगर हम बढ़ाते हैं तो शुगर की डिज़ोल्व की जो एबिलिटी है वो इंक्रीज़ होती है या डिक्रीज़ होती है। इस हाइपोथेसिस के लिए हम कहेंगे आया जितना आप टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं तो चीनी को हल करने की जो एबिलिटी है वो भी बढ़ती जाती है। ये हमारी हाइपोथेसिस है। पहले तो आपको एक हाइपोथेसिस की फॉर्मुलेशन करनी होगी, फिर आपको वैराइटीज़ को वैल्यूज़ को चेक करना होगा कि जो कि चेंज हो सकती हैं। आपके इस एक्सपेरिमेंट्स में जो वेरिएबल्स हैं वो आपके पास आमतौर पे 4 हैं, जो कि इसमें अमाउंट ऑफ वाटर, अमाउंट ऑफ शुगर, कितनी मिकदार में आप उसको हिला रहे हैं और आप उसका टेम्परेचर क्या रख रहे हैं। आप चूँकि ये आपके पास 4 आपके पास वैल्यूज़ हैं, जब भी आप एक्सपेरिमेंटेशन करेंगे आप एक वैल्यू को चेंज करेंगे, बाकी वैल्यूज़ को आप कांस्टेंट रखेंगे, तब भी आपका एक्सपेरिमेंट जो है वो आपके पास हम कह सकते हैं कि रिलायबल है, अदरवाइज़ वो रिलायबल नहीं है। फॉर एग्जांपल 20 पे अगर वो 100 ग्राम शुगर हल कर रहा था तो 40 पे डेफिनेटली उसको 200 करना चाहिए। अगर हम उससे जितना आप टेम्परेचर को बढ़ाते जाएंगे तो डेफिनेटली अमाउंट ऑफ शुगर को डिसॉल्व करने की एबिलिटी है वो सेम है। तो ऐसी कंडीशन में वाटर की अमाउंट अगर आपने 100 सेंटीमीटर क्यूब लिया तो उसको कांस्टेंट रखना है, शुगर अगर आपने 100 ग्राम लिया तो उसको कांस्टेंट रखना है। दोनों को एक जैसे मिकदार में एक ही सिंक में आपने उसको स्टर की पोजीशन करनी है, उसको घुमाते रहना है। टेम्परेचर हाँ आप चेंज कर सकते हैं कि एक वाले बीकर के अंदर ठंडा पानी डाल दें और एक के अंदर गर्म डाल दें, बाकी आपके पास पानी की मिकदार, चीनी की मिकदार सब कुछ सेम है, आप उसको हिला भी सेम मिकदार से रहें। आप देखेंगे कि ठंडे पानी के अंदर जो आप चीनी को डिसॉल्व करें वो इतनी आसानी से डिसॉल्व नहीं हो रही, जबकि गर्म पानी में वो आसानी से डिसॉल्व हो जाती है। तो इसका मतलब है कि आप एक्सपेरिमेंटेशन की तरफ आप जब स्टेप जा रहे हैं तो वो सेकंड स्टेप है कि कैरी आउट द इन्वेस्टिगेशन, कि आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और उस इन्वेस्टिगेशन का जो डाटा है आपने उसको प्रेजेंट भी करना है। मतलब कि आप ये स्टीयरिंग का जो पोजीशन है उसमें आप टेम्परेचर को टाइम के साथ आप नोट
नोट करेंगे कि कितने टाइम में चीनी हल हो रही है, तो डेफिनेटली आपके पास उसमें बहुत जल्दी हो जाएगी, जबकि आपके पास आमतौर पे जो कोल्ड वाटर है उसके अंदर उतनी जल्दी नहीं होगी। तो आपने वो टाइम साथ साथ नोट करना है 1 मिनट के, लेकिन वो ड्यूरेशन आपने सेम रखनी है कि 1 मिनट के बाद आप कैलकुलेशन कर रहे हैं, 2 मिनट्स के बाद कर रहे हैं, 3 मिनट्स के बाद कर रहे हैं, मतलब आपका ये कॉन्स्टेंट होना चाहिए। थर्ड है रिव्यूइंग और रिपोर्टिंग द रिजल्ट में आपके पास 5 चीज़ें होती हैं। एक कि आपने जो आपके पास वो जो रिज़ल्ट है वो क्या आया, मतलब गर्म पानी में ये चीज़ ज़्यादा जल्दी हल हुई या फिर आपके पास ठंडे पानी में, आपको वो लिखना है। एक्सप्लेन वेदर योर हाइपोथेसिस इज रॉन्ग और राइट, आपको ये बताना होगा कि आपने हाइपोथेसिस जो शुरू में बनाया था आया वो ठीक था या वो गलत था। ठीक था तो उसकी क्या रीज़न्स हैं, और गलत है तो उसके पीछे क्या रीज़न्स है, और आपने इससे क्या रिज़ल्ट निकाला। इसके बाद जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कंसीडर किए जाते हैं वो आपके पास ये लास्ट 2 स्टेप्स हैं, जिसमें आप सजेशन देते हैं दूसरे साइंटिस्ट को कि अगर वो इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट कर रहे हैं तो वो इस एक्सपेरिमेंट का रिज़ल्ट अगर आपका इतना अच्छा नहीं आया या किसी किस्म की डिफ़िकल्टीज़ आपने फेस की हैं तो आप उसको किस तरह से ओवरकम कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपके पास टाइम बहुत शॉर्ट है, आप कोई मज़ीद एक्सपेरिमेंट्स करना चाहते थे लेकिन आप नहीं कर पाए, तो आप दूसरे साइंटिस्ट को सजेस्ट भी कर सकते हैं कि अच्छा मैंने वाइट शुगर के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, आप डिफरेंट शुगर भी ले सकते हैं या डिफरेंट मटेरियल भी ले सकते हैं, आप सॉल्ट्स को भी ले सकते हैं। सबके मतलब आप ना सिर्फ शुगर के डिफरेंट टाइप्स को ट्राई कर सकते हैं बल्कि आप सॉल्ट्स की डिफरेंट टाइप्स को भी इस तरह से डिसॉल्व कर सकते हैं, या इंक्स को भी आप यूज़ कर सकते हैं इस साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कि आया वो हाइपोथेसिस ठीक है या नहीं है। मतलब वो काम जो आप खुद नहीं कर सकते दूसरे साइंटिस्ट को आप सजेस्ट करेंगे। यूनिट नंबर 9 द सोलर सिस्टम में आपके पास जो इंट्रोडक्टरी